इफेक्ट ऑफ करंट के इस लेक्चर में हम देखेंगे हीटर और फ्यूज वायर। देखिए पढ़ते हैं हीटर के बारे में। हीटिंग कॉइल इज मेड फ्रॉम द नाइक्रोम। ये जो हीटर होता है, हीटर में जो कॉइल होती है वो किस मटेरियल की बनी होती है? तो नाइक्रोम। ठीक है, तो ध्यान रखना किसकी होती है? नाइक्रोम की। ये हमारे पास कोई हीटर कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस क्या है? RH, और इस पे सप्लाई वोल्टेज कितनी है? V। तो इसमें अगर हम बात करें हीट गिवन बाय द हीटर, तो हीटर कितनी हीट देगा? तो हीट क्या होती है? हीट होती है P इंटू टी, पावर इंटू टाइम, और पावर हमारे पास है कितना? पावर क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R। तो सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस ऑफ हीट कॉइल इंटू टाइम, कितने टाइम तक हमने पावर सप्लाई की है, तो क्या जाएगी? हीट। ठीक है, तो हीट क्या होती है? P इंटू टी, और P क्या होता है? V स्क्वायर अपॉन R। तो हमने क्या रख लिया? V स्क्वायर अपॉन R। V कौन सा? जो सप्लाई वोल्टेज है, जो हम सप्लाई करेंगे उसी के थ्रू तो हीट आएगी। ठीक है, जो रेटेड वोल्टेज होता है उससे हीट नहीं आएगी, सप्लाई से। तो सप्लाई वोल्टेज का स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इंटू टाइम। चलिए आगे अगर हम बात करें तो क्या रहा है, देखिए इसमें एक ही कॉन्सेप्ट चलना है हीटर में, जरा इस बात को हम ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। क्या कॉन्सेप्ट है समझिए। ये कह रहा है इट इज यूज टू हीट एनीथिंग। ये कह रहा है इट इज यूज टू हीट एनीथिंग। क्या है जी? किसी भी, बस हमें एक ही बात ध्यान रखनी है, कोई भी हीटिंग का जब सिस्टम होता है, क्या हीट गिव बाय द हीटर, हीट गिवन बाय द हीटर वो इक्वल होगी हीट टेकन बाय द सब्सटेंस। हीटर जो हीट दे रहा है वो हीट क्या चली जाएगी? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करने में चली जाएगी। जैसे मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम किसी पानी को गर्म कर रहे हैं, दूध को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हीटर क्या करेगा? जो हीट सप्लाई करेगा वो हीट कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी? सब्सटेंस में, जो भी सब्सटेंस हमने हीटर पर रखा हुआ है। क्लियर? तो हीट गिवन बाय द हीटर इक्वल होगा हीट टेकन बाय द सब्सटेंस। चलिए अब हीटर कितनी हीट देगा वो अभी हमने देखा है। हीट क्या थी? पावर इंटू टाइम, या कह सकते हैं तो पावर किससे आ गई थी? V स्क्वायर अपॉन R से। तो क्या हो गया था? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टाइम। V कौन सा? सप्लाई वोल्टेज, और R कौन सा? रजिस्टर ऑफ हीटर कॉइल इंटू टी। वो क्या आएगा? किसी भी, जिस सब्सटेंस में ये हीटर जो हीट दे रहा है वो हीट किसी सब्सटेंस में जा रही है जिसका टेम्परेचर क्या हो रहा है? चेंज। तो जब भी टेम्परेचर चेंज होता है तो उसमें हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं हीट का? ms डेल्टा टी। ये थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है। m हो गया मास ऑफ सब्सटेंस, s हो गई स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा थीटा क्या हो गया? चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? यहाँ पे डेल्टा थीटा क्या है अगर हम बात करें तो डेल्टा थीटा क्या है? डिफरेंस इन टेम्परेचर, और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और अगर हम ये टर्म्स आपको पता ही है, कैलोरी, अगर 1 कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो कितना होता है? 4.2 जूल। तो देखिए जी, अगर बात करें फॉर वाटर, तो वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम ग्राम की जगह केजी लेंगे तो इनटू क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे, देखिए कैलोरी की अगर हम बात करें तो कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करें तो 4.2 जूल, और अगर केजी की, ग्राम की जगह केजी लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट वाटर के लिए कितनी होगी? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ये कह सकते हैं 4.2 इंटू 10⁻³ जूल पर केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड। 10⁻³ क्यों आया? क्योंकि ग्राम से केजी में कन्वर्ट कर लिया, और 4.2 क्यों आया? क्योंकि कैलोरी को किस में कन्वर्ट कर लिया? जूल में। तो पहला पॉइंट आपने समझ लिया कि हीट सप्लाई, हीटर जो हीट सप्लाई करेगा वो किस में चली जाएगी? हीट एब्जॉर्ब बाय द सब्सटेंस। क्लियर? तो क्या हो गया था? Vs स्क्वायर अपॉन R इंटू टी इज इक्वल टू हो गया था ms डेल्टा थीटा। दूसरा पॉइंट देखें, ये कह रहा है टाइम टेकन बाय हीटर इज गिवन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट। टाइम टेकन बाय हीटर इन गिवन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ हीट। देखिए ये कह रहा है कि जो हीटर, अगर हीटर क्या कर रहा है? कांस्टेंट हीट क्या कर रहा है? दे रहा है, तो उसमें जो टाइम होगा वो टाइम कितना लगेगा? तो देखिए हमें कोई कांस्टेंट हीट देनी है, तो कह रहा है हीटर के द्वारा जो हीट होगी वो क्या होगी? V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ठीक है, V पावर इंटू टाइम, पावर क्या होगी? Vs स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। ये क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो टाइम निकालना है। अगर हमें हीटर को कांस्टेंट हीट देनी हो तो कांस्टेंट, अगर हीट क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, तो वो क्या है? टाइम के बारे में कैलकुलेशन करनी है, टाइम टेकर। तो देखिए क्या होगा, तो ये हीट सप्लाई बाय द हीटर वो क्या हो गई? कांस्टेंट अगर हम लेके चल रहे हैं तो क्या होगा? और दूसरी बात, जो सप्लाई वोल्टेज है वो सेम रहेगा। सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, जिस जहां से भी हम सप्लाई दे रहे हैं। तो एक तो ये कांस्टेंट हो गया और ये ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो यहां पे क्या करें, अगर हम इसमें देखें तो क्या हो गया? तो देखिए हमने हीट सप्लाई बाय द हीटर इज इक्वल टू कांस्टेंट माना है, तो अगर हीट जो आ रही है हीटर के थ्रू वो कांस्टेंट है, तो उसमें टाइम की कैलकुलेशन हम करेंगे। तो इसमें सप्लाई वोल्टेज क्या रहेगा? कांस्टेंट। अगर सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो गया? T अपॉन RH क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया।
तो T अपॉन आर एच क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहां से जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, रेजिस्टेंस के। तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा टाइम लगेगा एक कांस्टेंट हीट देने में, किसको, हीटर को। क्लियर। तो जो हीट के द्वारा, हीटर के द्वारा जो कांस्टेंट हीट सप्लाई होनी है उसमें कितना टाइम टेकन होगा, तो वो टाइम टेकन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेजिस्टेंस ऑफ हीटर कॉइल के। जितनी ज्यादा क्या होगी, रेजिस्टेंस, कॉइल की रेजिस्टेंस होगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा किसी भी गिवन, किसी भी फिक्स कांस्टेंट हीट को देने में। चलिए अब रेजिस्टेंस भी कैसे निकालें। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू देखें थोड़ी देर के लिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होगा किसी भी, अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस देखें तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा क्या, R इक्वल होगा रो एल अपॉन ए। अगर हमारे पास जो कॉइल है उसका रेजिस्टिविटी सेम हो, मतलब सेम मटेरियल हो, और एरिया ऑफ फ्लक्चुएशन कांस्टेंट हो, तो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे। जितनी ज्यादा लेंथ होगी कॉइल की उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा क्या होगा, टाइम टेकन होगा। तो देखिए इफ अगर रेजिस्टिविटी एंड एरिया ऑफ फ्लक्चुएशन क्या हो, कॉइल का क्या हो, सेम हो, देन तो उस केस में जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर जाएगा किसके, लेंथ के। और रेजिस्टेंस टाइम किसके, तो क्या कंडीशन बनी, टाइम टेकन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस के, और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के। तो इसे कह सकते हैं कि जो टाइम टेकन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। तो ऐसे कह सकते हैं कि हीटर, अगर किसी भी हीटर को कांस्टेंट हीट सप्लाई करनी है तो उसमें जो टाइम टेकन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल के, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ कॉइल के। क्लियर। चलिए ठीक है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। तो यहां से हम डायरेक्ट इस पे एक प्रॉब्लम समझे, उससे समझ में आ जाएगी। ये बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम इस पे बनती हैं, और कुछ प्रॉब्लम एग्जाम में आती हैं। देखिए कैसी प्रॉब्लम है। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ये कह रहा है टाइम टेकन बाय ए हीटर इन बॉइलिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर इज 15 मिनट। ये कह रहा है एक हीटर है जिसको एक कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है जिसको बॉइल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट। if length of heater coil is made, if length of heating coil is made 2/3 times of the initial length। अब जो हीटर में जो कॉइल लगी है उसकी लेंथ हमने कितनी कर दी, 2/3 टाइम्स कर दी है, किससे, इनिशियल से। देन फाइंड आउट न्यू टाइम टेकन बाय द हीटर इन द बॉइलिंग सेम अमाउंट ऑफ वाटर। तो अब इस हीटर को उसी सेम अमाउंट ऑफ वाटर को बॉइल करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले कितना टाइम लग रहा था, 15 मिनट, और अब लेंथ हमने कितनी कर दी, 2/3, तो अब कितना टाइम लगेगा। तो सीधा सीधा सा है, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ ऑफ कॉइल के। अगर लेंथ डबल होगी तो टाइम भी क्या हो जाएगा, डबल। लेंथ हाफ होगी तो टाइम टेकन भी क्या हो जाएगा, हाफ। और अगर लेंथ 2/3 होगी तो टाइम टेकन भी कितना हो जाएगा, 2/3। तो 15 का 2/3 निकालिए, तो 2/3 इंटू 15, तो 3 से 15 जाएगा कितनी बार, 5 बार, 5 और इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10। तो अब कितनी मिनट लगेंगी उसे, 10 मिनट्स लगेंगी। तो ध्यान रखिए जैसे जैसे क्या होगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस, अगर कॉइल की लेंथ कम होती जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, तो टाइम टेकन क्या होगा, कम लगेगा। अब जितनी कॉइल की लेंथ छोटी होगी उतनी जल्दी हीटर क्या कर देगा, उस हीट को, उस कांस्टेंट हीट को सप्लाई कर देगा, कह सकते हैं उस वॉल्यूम को, उस सब्सटेंस को, उस पानी को क्या कर देगा, बॉइल कर देगा। क्लियर। तो देखिए, तो टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, लेंथ ऑफ कॉइल के। तो लेंथ क्या हो गई थी, अगर लेंथ हमने 2/3 कर दी तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा किसके, इनिशियल टाइम के। तो 3 से 15 कट होगा कितनी, 5 बार, 5 और 2 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 10 मिनट्स। नेक्स्ट बात पॉइंट देखें, ये क्या कह रहा है, अगर हम बात करें, ये कह रहा है फॉर कांस्टेंट हीट। कांस्टेंट हीट के लिए भी हमने देखा कि जो टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किसके, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कॉइल के। तो उसी पे हम एक आर्टिकल ले रहे हैं, जरा देखिए। ये कह रहा है हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें, दो हीटर हैं, एक H1 और एक H2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। ये भी एक गिवन सब्सटेंस मास को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है, और ये भी गिवन सब्सटेंस ऑफ मास को क्या कर रहा है, हीट कर रहा है। मतलब हमें एक फिक्स अमाउंट ऑफ हीट लेनी है। फिक्स अमाउंट ऑफ हीट का मतलब हमें क्या करना है, फिक्स अमाउंट ऑफ वाटर को या फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को क्या करना है, बॉइल करना है या हीट करना है। तो मास क्या रहेगा, सेम। चलिए, तो ये फर्स्ट हीटर है, ये सेकंड हीटर है, इसका रेजिस्टेंस R1 था, इसका रेजिस्टेंस R2 था। इसको क्या करना है, एम सब्सटेंस को क्या करना है, बॉइल करना है, कह सकते हैं कांस्टेंट हीट सप्लाई करनी है। ठीक है, मतलब जितनी हीट इसको सप्लाई करनी है उतनी हीट इसको सप्लाई करनी है। कांस्टेंट हीट सप्लाई करने का मतलब है कि सेम सब्सटेंस को क्या करना है, हीट करना है, बॉइल करना है, या टेम्परेचर इंक्रीज करना है। चलिए, तो ये कितना हीट होगी, जो कांस्टेंट हीट होगी कितनी, वो ms डेल्टा टी, या इसमें भी क्या होगी, ms डेल्टा थीटा। और कितना टाइम लग रहा है, अगर इसमें टाइम t1 लग रहा है और इसमें टाइम कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। ठीक है, तो देखिए
अब क्या होगा, अगर बोथ हीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दोनों हीटर को सीरीज में जोड़ के और फिर इसी सब्सटेंस को, इस एम मास के सब्सटेंस को क्या करना पड़े, बॉयल करना पड़े, मतलब वही कांस्टेंट हीट हमें क्या करनी पड़े, जितनी हीट H1 दे रहा था उतनी हीट H2 दे रहा है, उतनी अब किस में ले, अगर हम दोनों हीटर को सीरीज में जोड़ के वही हीट हम लें तो उसमें टाइम कितना लगेगा, इसको टाइम लग रहा था कितना T1, इसको टाइम लग रहा है कितना T2, तो अगर जब इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसी कांस्टेंट हीट को सप्लाई करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो जब सीरीज में जोड़ देंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2, और रेजिस्टेंस, अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम टेकन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या फंडा लगना है, फंडा यही लगना है जब भी कांस्टेंट हीट का फंडा होगा तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R के। आगे बात समझ में, तो बस देखिए, तो इसमें क्या हो गया, अगर सेम कांस्टेंट हीट हमें सप्लाई करानी है, मतलब कांस्टेंट हीट हमें लेनी है, या कह सकते हैं फिक्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हमें क्या करना है, बॉयल करना है, या कांस्टेंट उसका क्या करना है, टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना है। तो उस केस में अगर हमने क्या करा, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो टाइम टेकन भी बढ़ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो टोटल टाइम टेकन भी कितना हो जाएगा सीरीज में, T1 प्लस T2, बस कंडीशन ये रहे कि अमाउंट क्या रहे, सेम, क्योंकि ये कंडीशन T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है R के, वो कब, जब कांस्टेंट हीट होती है, और कांस्टेंट हीट कब होगी, जब सेम सब्सटेंस का सेम टेम्परेचर क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। अगर इनको हम किस में जोड़ दें, दोनों हीटर को किस में जोड़ दें, पैरेलल में जोड़ दें, तो अब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जिस सीक्वेंस में रेजिस्टेंस आएगा उसी सीक्वेंस में क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा किसमें, पैरेलल में, तो वो क्या होगा, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये इसमें यहाँ पे जब सीरीज में जोड़ा था तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया था, और जब पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट गया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट गया तो टोटल टाइम टेकन भी घट गया, और इसमें अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ गया तो टाइम टेकन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जिस सीक्वेंस में जिस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज होगा उसी तरीके से वही फॉर्मूला उसी टर्म्स में क्या होगा, टाइम भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 है तो टाइम भी क्या होगा, T1 प्लस T2, और अगर रेजिस्टेंस R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 है तो टाइम भी क्या होगा, T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। क्लियर होगी बात, तो बस यही बात ध्यान रखनी है। तो देखिए T1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R1 के, T2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था R2 के, तो अगर रेजिस्टेंस अब कितना होगा, R1 प्लस R2, तो जो टाइम है वो भी क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2। तो सीरीज में क्योंकि जो कांस्टेंट हीट जब भी सप्लाई हो रही है, अगर हीट कांस्टेंट है तो उस केस में T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। देखिए अब फ्यूज वायर के बारे में समझें। फ्यूज वायर का हम कहाँ यूज करते हैं, फ्यूज वायर को यूज करते हैं हम अपनी जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी है उनको सेफ रहे, उनमें हाई करंट हाई वोल्टेज की वजह से वो खराब ना हो, उसकी सेफ्टी के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूज वायर लगाते हैं। तो फ्यूज वायर ध्यान रखिए हमेशा किस में लगता है, सीरीज में। फ्यूज वायर ये कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इसके थ्रू हमने क्या लगा दिया, इसको अगर हमें हाई करंट या हाई वोल्टेज से बचाना है, सेफ रखना है, तो इसके सीरीज में क्या लगा देंगे, एक फ्यूज वायर लगा देंगे। ठीक है, चलिए, तो इस टाइप का ये सिस्टम होता है। तो ध्यान रखें फ्यूज वायर किसमें लगता है, हमेशा सीरीज में। तो क्या बात करें इसकी, अगर हम थोड़ी सी बात देखें तो क्या है, फर्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम हाई करंट और हाई वोल्टेज। तो कहां यूज है, फ्यूज वायर का जो यूज है वो क्या होता है, हाई करंट पे और हाई वोल्टेज से किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को सेफ रखने का, बचाने का। ठीक है, तो इससे फ्यूज वायर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बचा सकते हैं हाई करंट से या हाई वोल्टेज से। चलिए दूसरा पॉइंट, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के हमेशा किसमें जुड़ती है, सीरीज में। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखें, इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। इस फ्यूज वायर में जो वायर लगता है, इस वायर का क्या है, इस वायर की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगी, लो होगी, और जब लो होगी तभी क्या हो जाएगा, तभी क्या होगी, इसकी एक रेंज होगी, और उस रेंज से ज्यादा करंट इसमें से अगर पास करेंगे तो तुरंत क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा। तो जो फ्यूज वायर में जो वायर लगाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो, मगर रेजिस्टेंस हाई होता है। ध्यान रखना, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। और ध्यान रखना ये जो फ्यूज वायर है, इस फ्यूज वायर है किससे मिलकर बना होता है, मिक्सचर होता है किसका, इट इज मेड फ्रॉम, एक तो लेड पीबी और एक टिन एसन। तो लेड और पीबी का मिक्सचर से क्या बना होता है, ये फ्यूज वायर बना होता है, और इसमें लेड कितना होता है 63% और टिन एसन कितना होता है 37%। ठीक है, तो 63 और 37%। एक प्रॉब्लम, एक और चीज समझिए, एक और बात ध्यान रखिए, अगर हम बात करें इसमें तो इंपॉर्टेंट बात एक क्या है, देखिएगा, देखिए फिफ्थ पॉइंट देखें, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कह रहा है मैक्सिमम सेफ करंट पासिंग थ्रू फ्यूज वायर
किसी भी फ्यूज वायर में जो मैक्सिमम सेफ करंट है वो क्या होगी, कैसे पता करेंगे कि इस फ्यूज वायर की मैक्सिमम सेफ करंट कितनी है, या कह सकते हैं कितनी मैक्सिमम करंट को ये अपने अंदर से पास कर सकता है, और इससे जरा सी भी करंट बढ़ाए तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो देखिए ये तो मैक्सिमम सेफ करंट पासिंग थ्रू ए फ्यूज वायर, या कह सकते हैं करंट रेटिंग, या कह सकते हैं करंट स्ट्रेंथ क्या है फ्यूज वायर की। तो फ्यूज वायर में जो करंट होगी, तो करंट सेफ करंट, तो आई मींस करंट, तो सेफ करंट का स्क्वायर आई स्क्वायर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर क्यूब अपॉन रो, आर क्यूब अपॉन रो, जहां पे आर क्या है, रेडियस ऑफ वायर है, और रो क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर। तो रो तो हो गई रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर, और आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ वायर फ्यूज वायर, और ये आई क्या है, सेफ करंट है, और इसका क्या है, स्क्वायर। तो आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर क्यूब अपॉन रो। ये बात हमें ध्यान रखनी है। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर क्या है देखिए, फ्यूज वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही सेफ करंट। सेम करंट, सेफ करंट जो है किसी भी फ्यूज वायर में जो सेफ करंट है वो फ्यूज वायर के डायरेक्ट फ्यूज वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, उसकी रेडियस पे डिपेंड कर रही है और उसकी रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रही है। अगर मैं रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट ले लूं तो फिर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर की क्यूब, और यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, क्या होगा, आई सेफ करंट, वो एक सेफ करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आर की पावर 3/2 के। तो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, यहां आई स्क्वायर है ध्यान रखिए, और ये आई कौन सी है, सेफ करंट। चलिए, तो जहां पे आर क्या हो गया था, रेडियस ऑफ फ्यूज वायर, और रो क्या हो गया था, रेजिस्टिविटी ऑफ फ्यूज वायर। देखिए, फॉर सेम मटेरियल फ्यूज वायर, अगर सेम मटेरियल के फ्यूज वायर हैं, दो मान लीजिए दो फ्यूज वायर हैं, तीन है, अगर वो मटेरियल उनका सेम है, तो रेजिस्टिविटी अगर सेम हो जाए तो जो सेफ करंट है वो डायरेक्टली होगी आर की पावर क्यूब के, और यहाँ पे जो स्क्वायर था उसको हमने स्क्वायर को यहाँ लिया है, तो आर जो सेफ करंट है वो डायरेक्टली होगी आर की पावर 3/2 के। तो इंपॉर्टेंट बात वही है, मैंने आपको बताया था कि लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही। तो देखिए करंट रेटिंग, रेटिंग करंट मतलब ये सेफ करंट, द करंट रेटिंग ऑफ ए फ्यूज वायर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, ये इसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, किसके, फ्यूज वायर की। इट मींस लेंथ इज यानी इन मटेरियल, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो इन काउंटिंग में नहीं होगी, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉब्लम समझिए, जैसे क्या प्रॉब्लम है अगर हम बात करें तो देखिए, ये कह रहा है यू हैव ए फ्यूज वायर ऑफ 6 एम्पियर रेटिंग, एक हमारे पास फ्यूज वायर है जिसमें मैक्सिमम कितनी करंट फ्लो हो सकती है, 6 एम्पियर, इससे ज्यादा फ्लो करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा। कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ 60 वाट बल्ब दैट कैन बी वर्क प्रॉपरली एट योर होम। ये कह रहा है हमारे पास एक फ्यूज है, एक फ्यूज वायर है जिसमें जिसकी सेफ्टी करंट या कह सकते हैं रेटिंग करंट कितनी है, 6 एम्पियर है। तो कह रहा है और हमें इस पे क्या करना है, 60 वाट के बल्ब हमें लगाने हैं। तो कह रहा है कितने बल्ब मैं अपने घर में लगा सकूं इस फ्यूज वायर पे, जिसकी पावर कितनी है, 60 वाट। 60 वाट के कितने बल्ब मैं सेफली इस रूम अपने घर में लगा सकूं जो क्या कर सकें, प्रॉपरली ग्लो कर सके, मतलब ये फ्यूज वायर काम करता रहे उसमें। तो मैक्सिमम ऐसे कितने बल्ब मैं लगा सकता हूं। अब इसने होम की बात कर दी, कहां लगाने हैं बल्ब, घर पे। और घर पे जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा कि पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। घरों में जो बल्ब लगे होंगे, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगी होती है, वो सब किस में लगी होंगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो चलिए, तो हमें देखिए, हमें क्या कर दिया हमने, मान लीजिए ये हमारे पास बल्ब लगते जा रहे हैं, हमने किस में लगाते जा रहे हैं, पैरेलल में। ये क्या हो गई, सप्लाई हो गई, और ये क्या लग गया, फ्यूज वायर, जिसकी मैक्सिमम रेटिंग करंट कितनी है, 60 एम्पियर। कोई भी सप्लाई लग रहे होंगे, एसी सप्लाई हमें इससे दे रहे होंगे कितनी, 220 वोल्ट की, वो बात छोड़िए कितने की है। अब यहां से करंट आई, यहां से करंट आई, यहां से करंट आई, इसमें अगर मैं बात करूं इसकी मैक्सिमम करंट कितनी हो सकती है, इसकी मैक्सिमम करंट हो सकती है 6। इसमें एक बल्ब लगाया तो यहां करंट जाएगी, दो बल्ब लगाए तो दो, ये आई इन जो वोल्टेज यहां होगा सप्लाई का, वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज यहां होगा, वही वोल्टेज यहां होगा, क्योंकि पैरेलल में लग रहे हैं। तो इसके अक्रॉस अगर एक बल्ब के थ्रू करंट देखूं तो एक बल्ब के थ्रू करंट कितनी जाएगी, आई। तो दो बल्ब लग जाए तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, 2i। अगर तीन बल्ब लग जाए तो कितनी होगी, 3i। ऐसी 5 बल्ब लग जाए तो कितनी हो जाएगी, 5i। तो कब तक लगाते बल्ब जाएंगे, जब तक इन करंट का सम इससे ज्यादा ना हो जाए, तब तक आप बल्ब लगा सकते हैं। जैसे जैसे बल्ब लगाते जाएंगे, देखिए वैसे वैसे करंट बढ़ते जा रही है। इसमें आई, दो बल्ब लग जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2i। अगर 3 बल्ब लग जाएंगे तो कितनी करंट हो जाएगी, 3i। और वो 3i आएगी तो वो यहीं से तो आएगी। चलिए, तो देखिए, तो सप्लाई वोल्टेज ऑफ ईच बल्ब, हर एक बल्ब का सप्लाई वोल्टेज तो क्या हो गया, सेम हो गया, कितना, V कह लो या 220 वोल्ट कह लो।
ठीक। अब करंट इन ईच बल्ब, हर एक करंट बल्ब में करंट कितनी जाएगी, तो करंट का जनरली अभी हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। यहां V है, I है, V है, V हमें गिवन है, I हमें निकालना है, मगर R गिवन नहीं है बल्ब का, ठीक है। सिर्फ पावर दी है बल्ब की कितनी, 60 वाट। तो हम क्या लेंगे, V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला ना लगा के P इज इक्वल टू आई वी लगाएंगे, P इज इक्वल टू वी आई। तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, पावर का फॉर्मूला लगा देंगे, P इज इक्वल टू वी आई। तो यहां से I आ जाएगी कितनी, P अपॉन V। तो हर एक बल्ब के थ्रू कितनी करंट जाएगी, P अपॉन V, क्योंकि I इज इक्वल टू, देखिए P इज इक्वल टू वी आई से हम क्या लगा देंगे, P इज इक्वल टू वी आई से हम क्या लगा देंगे, इसमें हम लगा देंगे। तो यहां से I इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन B, और P कितना है बल्ब का, 60 वाट, और वोल्टेज कितना लगा रहे हैं हम, 220। तो यहां से करंट कितनी आ गई, 3 अपॉन 11 एम्पियर। एक बल्ब की वजह से इतनी करंट है, एक बल्ब में इतनी करंट है। अगर मैं मान लीजिए कितने बल्ब लगा दूं, N, फॉर एग्जाम्पल लेट नंबर ऑफ बल्ब्स आर कितने हैं, N, तो टोटल करंट कितनी हो जाएगी, N इंटू आई। N तो है नंबर ऑफ बल्ब, और I क्या है, एक बल्ब में जो करंट जा रही है, और वो उनका इजिकल टू कितनी होनी चाहिए, 6 एम्पियर। 6 एम्पियर से अधिक होगी तो वर्क फ्यूज क्या हो जाएगा, जो फ्यूज वायर है वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो बस N इंटू आई इजिकल टू कितना होना चाहिए, 6, मतलब टोटल करंट कितनी होनी चाहिए, 6 एम्पियर की। N क्या है, नंबर ऑफ बल्ब्स है, और I क्या है, एक बल्ब में जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 अपॉन 11। तो देखिए, तो यहां से मुझे क्या निकालना, N, तो N इजिकल टू आ जाएगा 6 अपॉन आई। I को अपॉन में लाएंगे, और I है कितना, 3 अपॉन 11, तो 3 तो नीचे रह जाएगा, 11 ऊपर चला जाएगा। तो यहां से देखिए, इस 3 से 6 को कट किया 2 बार, 2 से 11 की मल्टीप्लाई कितना आ गया, 22 बल्ब। क्लियर हो गई बात। तो इस कितने बल्ब लगा सकते हैं, 22 बल्ब हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्ली ग्लो करा सकते हैं इस फ्यूज वायर के थ्रू। क्लियर हो गई बात। तो समझ में आ गई बात, जैसे एक बल्ब लगाया तो इसमें करंट आई, दूसरा बल्ब तो इसमें भी आई, तीसरा बल्ब, करंट सब में सेम क्यों रहेगी यहां पे, क्योंकि देखिए सेम बल्ब है तो सेम रेजिस्टेंस है, कह सकते हैं हर एक के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, सेम, और वोल्टेज अक्रॉस है, और पावर भी सभी की बल्ब की क्या है, सेम है। जब पावर सेम, वोल्टेज सेम, तो क्या होगा, करंट भी इनमें सेम आएगी। तो जितने ज्यादा बल्ब जोड़ते जाएंगे उतनी ज्यादा करंट बढ़ती जाएगी, मगर ये ध्यान रखें, इन टोटल करंट का सम वो 6 एम्पियर के इक्वल होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगर उससे अधिक हो गया तो फ्यूज क्या हो जाएगा, जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा। क्लियर होगी बात। देखिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं किस पे, थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। थर्मोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पे देखिए एक प्रॉब्लम समझिए, कह रहा है थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ इन ए थर्मोकपल इज गिवन बाय, ये जो ईएमएफ है किसका, थर्मल कपल का, वो टेम्परेचर के साथ में किस टाइप से वेरी कर रहा है, थर्मल इलेक्ट्रिक ईएमएफ मतलब टेम्परेचर के साथ वेरी करेगा। वो E इज इक्वल टू कितना है, 14 थीटा माइनस 0.02 थीटा स्क्वायर, जहां थीटा क्या है, टेम्परेचर। कैलकुलेट थीटा एन मतलब फाइनल टेम्परेचर, एंड थीटा आई मतलब इनिशियल टेम्परेचर। तो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर हमें बताना है। इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या होता है, फाइनल टेम्परेचर बताता हूं। फाइनल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जब ईएमएफ क्या होता है, चेंज होना बंद हो जाए, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे आने के बाद ईएमएफ चेंज होना बंद हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा फाइनल टेम्परेचर, थीटा एन, और ये इनिशियल हो गया। चलिए तो बात करें तो देखिए 4 थीटा एन, जब फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा तो उस समय ईएमएफ क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। मतलब जो इलेक्ट्रो ईएमएफ है, किस थर्मोइलेक्ट्रिक ईएमएफ है, वो क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। फिक्स हो जाएगा तो अब टेम्परेचर के चेंज करने से उसमें कोई चेंज नहीं होगा, या कह सकते हैं टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 0। तो ये बात कह रहा है कि 4 थीटा एन वैल्यू पे डी अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, 0। करिए डिफरेंशिएशन ई का, ये रहा ई, करिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा किसके, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, 14 माइनस ये 2 कहां जाएगा, यहां माइनस ये 2 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू कितना, 0.02, और इंटू क्या बचेगा, थीटा कौन सा होगा, वो थीटा एन। देखिए ये कितना है, माइनस 0.02 इंटू थीटा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 इंटू थीटा, और इजिकल टू क्या होना है, वो 0। सोल्व करिए इसको। तो यहां से अगर हम थीटा निकालें तो थीटा एन निकालें, एन मतलब फाइनल, तो थीटा एन निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से सोल्व करिए तो 14 अपॉन इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी कितना, 0.04। इससे सोल्व करेंगे तो कितना हो गया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो थीटा एन है वो कितना आ गया, 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो कह रहा है इनिशियल 4 थीटा आई पे क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, थीटा आई पे ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। ईएमएफ का यहां तो देखिए थीटा एन पे तो क्या हो गया था, ईएमएफ कांस्टेंट हो गया था, फिक्स हो गया था, और थीटा आई पे क्या होगा, इनिशियल मतलब इस समय टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो फिक्स 0 हो जाएगा।
इस समय थर्मल ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। किस पे, थीटा आई पे। तो फॉर थीटा आई, तो थीटा आई के लिए थर्मल ईएमएफ क्या होता है, जीरो। तो इसकी वैल्यू क्या रख दो, जीरो रख दो। तो देखिए इसकी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, जीरो। तो 14 थीटा आई माइनस 0.02 थीटा आई स्क्वायर, वहां पे थीटा एन लेके चल रहे थे, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, थीटा आई इज इक्वल टू क्या है, जीरो। सोल्व करिए इसको, इधर ले जाओ उठा के। तो थीटा, एक थीटा से थीटा स्क्वायर गया, देखिए थीटा है और ये थीटा स्क्वायर, तो थीटा से एक स्क्वायर गया, कितना बचा, थीटा ही अपॉन में आ जाएगा। तो 14 अपॉन 0.02, यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड। तो थीटा एन की वैल्यू निकल कर आ गई 350 डिग्री सेंटीग्रेड और थीटा आई की वैल्यू निकल कर आ गई 70 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए एक और प्रॉब्लम समझिए। ये कह रहा है, देखिए प्रॉब्लम बहुत ही प्यारी सी प्रॉब्लम है। ये कह रहा है हमारे पास 3 बल्ब हैं ए बी सी, ठीक है। ये कह रहा है 3 आइडेंटिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड अकॉर्डिंग टू द फिगर, जैसा कि इसमें दिखाया गया है डायग्राम में। इफ बल्ब सी बल्ब गेट फ्यूज, ये बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब ए एंड बी। अगर ये सी बल्ब, 3 बल्ब हैं, तीनों बल्ब क्या है, बिल्कुल एकदम आइडेंटिकल हैं, तो तीनों बल्बों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम। वो कह रहा है कि सी, अचानक से सी बल्ब क्या हो जाए, फ्यूज हो जाए, तो बी और सी की ब्राइटनेस पे क्या इफेक्ट होगा ये बताना, इनकी ब्राइटनेस बढ़ेगी घटेगी क्या होगा। समझिए बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है। जब हमारे पास क्या था, इसका, ये तीनों बल्ब एक जैसे हैं, तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर है तो इसका भी आर है और इसका भी आर है, तो इस तीनों का रेजिस्टेंस आर आ रहा है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा, आर आर के 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए, कितना हो गया, r/2, और आर किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो कितना हो गया 3r/2, क्योंकि r प्लस r/2 कितना हो जाएगा, 3r/2। तो इस समय वोल्टेज मान लीजिए कितना V है, तो इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, यहां से जो करंट जा रही होगी वो कितनी आई जाएगी, V/R, और R हो गया कितना, 3r/2। V/3r/2, और 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो हो जाएगा 2V/3r। तो 2V/3r टोटल करंट यहां से फ्लो होगी, यहां से आई, यहां आने के बाद फिर दोनों में 50-50 क्या हो जाएगी, 50-50 बढ़ जाएगी, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो हाफ हाफ होगी, तो कितनी हो जाएगी, R/3। मतलब देखिए इनिशियल टोटल करंट कितनी फ्लो हुई इनिशियली, 2V/3r। अगर इसमें बांटूंगा तो V/3r इसमें और V/3r इसमें, ठीक। अब जब ये हो जाए फ्यूज हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां से वायर क्या हो गया, कट हो गया, पूरा एकदम कट हो जाएगा, करंट कोई फ्लो नहीं होगी, तो इसे समझ लीजिए हटा दीजिए, बेकार है। अब ये सर्किट ओपन हो गया, जो बल्ब फ्यूज हो जाएगा समझ लो वो सर्किट ओपन हो गया, तो वो हटा दीजिए। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना रह जाएगा इसका, अब इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर के 2 सीरीज में हो जाएंगे, कितना, 2r। तो अब टोटल करंट कितनी फ्लो होगी, अब टोटल करंट फ्लो हो जाएगी V/R, और R है कितना, 2r, तो V/2r। तो पहले करंट कितनी फ्लो हो रही थी, पहले करंट फ्लो हो रही थी 2V/3r, तो इसमें करंट पहले कितनी आ रही थी, 2V/3r, और अब कितनी आ रही, V/2r। तो पहले करंट ज्यादा थी ए में, और अब करंट बाद में कम हो गई, और करंट कम हो गई तो ब्राइटनेस भी क्या हो जाएगी, कम। तो ए में तो करंट पहले से कम हो गई, तो इसकी तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी। इसमें पहले करंट कितनी जा रही थी, V/3r, और अब कितनी जा रही है, अब जा रही है V/2r। तो V/3r बड़ी है कि V/2r, तो V/2r क्या है, वो बड़ी करंट है, और V/3r क्या थी, छोटी। तो इसमें करंट क्या हो गई, बढ़ गई, तो इसमें फाइनल करंट बढ़ गई, तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, उसमें फाइनल करंट घट गई थी, तो इसलिए इसमें ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो सी के फ्यूज होते ही बी की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी और ए की ब्राइटनेस घट जाएगी। समझिए और कैसे, तो देखिए, तो अगर हम बात करें तो देखिए जरा, ये देखिए इसमें, तो अगर हम बात करें बिफोर फ्यूजिंग, फ्यूज होने से पहले, तो फ्यूज होने से पहले जो सप्लाई करंट होगी, सप्लाई कितनी करंट फ्लो करेगी, V/R। R कितना था, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का वो कितना था, 3R/2, और 2 पहुंच गया ऊपर। तो इनिशियली तो करंट कितनी फ्लो कर रही, 2V/3R। तो ये जो बैटरी ने, सप्लाई ने करंट फ्लो करी, वही करंट किसमें जाएगी, ए में। तो ए में इनिशियली करंट कितनी थी, 2V/3R, मगर बी में जो करंट आएगी वो बटेगी, आधी बी में चली जाएगी और आधी किसमें चली जाएगी, सी में। तो इसमें से इसका हाफ देखूं तो इसका हाफ देखूं तो हाफ चला जाएगा बी में, और हाफ किसमें चला जाएगा, सी में। तो इसका हाफ कितना होगा, 2V/3R का हाफ हो जाएगा V/3R। तो V/3R V वाले बल्ब में चली जाएगी, और V/3R किसमें चली जाएगी, सी वाले बल्ब में। अगर बात करें सी वाले बल्ब में, तो वो भी कितनी हो जाएगी, V/3R। अब क्या हुआ, तो देखिए बी में इनिशियल करंट ये है और ए में इनिशियल करंट ये है। अब हमने सी बल्ब को क्या कर दिया, फ्यूज कर दिया।
सी बल्ब को फ्यूज कर दिया तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट में केवल 2 ही बल्ब बचेंगे, क्योंकि जो बल्ब फ्यूज हो जाएगा वो तो समझ लीजिए ओपन सर्किट हो गया, उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, वो सेल उस बल्ब का रेजिस्टेंस बेकार हो गया सर्किट के लिए। अब सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 2R, क्योंकि आर के 2 बल्ब क्या हो गए सीरीज में, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 2R। तो सप्लाई इस समय अब जो टोटल करंट फ्लो करेगी वो कितनी करेगी आफ्टर द फ्यूजिंग, तो जो सप्लाई के द्वारा जो करंट फ्लो होगी आई डैश वो होगी V अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 2R, तो V अपॉन 2R। अब A में तो करंट यही जाएगी, जितनी सप्लाई से करंट फ्लो होगी उतनी A में पास होती है, और जो A में पास होगी वही B में पास होगी, क्योंकि अब तो दोनों बस सीरीज में है, तो A में भी करंट और B में भी दोनों कितनी होगी V अपॉन 2R। अब जरा समझिए, देखिए मेरे पास अगर बात करूं मैं, A में पहले करंट कितनी थी 2V अपॉन 3R, और अब कितनी है V अपॉन 2R, घट गई। A में जो करंट है वो पहले ज्यादा थी अब कम हो गई, तो इसका मतलब A की ब्राइटनेस कम हो जाएगी। बात करिए B की, B में पहले करंट कितनी थी V अपॉन 3R, और अब कितनी आ रही V अपॉन 2R। वहां बाई 3 था, यहां बाई 2 है, तो वो छोटी थी ये बड़ी हो गई, तो अब जब B में जो करंट है वो बढ़ गई और B में करंट बढ़ गई तो B की ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, तो A में करंट घट गई है और B में बढ़ गई है, किसके AC के फ्यूज होने से। तो ब्राइटनेस इन बल्ब B क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, एंड इन A क्या हो जाएगी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि A में करंट फाइनली कम हो गई और B में करंट फाइनली बढ़ गई। जिसमें करंट बढ़ जाएगी उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, जिसमें करंट घट जाएगी उसकी ब्राइटनेस भी घट जाएगी। क्लियर हो गई बात? क्योंकि दोनों सीरीज में है, और जब सीरीज में है तो ब्राइटनेस डिपेंड किस पे करती है, बल्कि हीट पे, और सीरीज में है, और सीरीज में हीट क्या होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजिस्टेंस के, और करंट अगर डिफरेंट है ठीक है तो वहीं से आप निकाल लेंगे। फिलहाल तो आप करंट से पता कर लेंगे जिसमें करंट बढ़ गई या घट गई। करंट बढ़ गई होगी तो ब्राइटनेस बढ़ गई होगी, और करंट घट गई होगी तो ब्राइटनेस घट गई होगी। और एक प्रॉब्लम देखिए, बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम है ये कह रहा है n आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन क्लोज लूप। हमारे पास n आइडेंटिकल सेल्स हैं जो आपस में कनेक्ट होकर क्या बना रहे हैं, एक क्लोज लूप बना रहे हैं। प्रॉपर मैनर के बारे में कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब प्रॉपर मैनर में होंगे। एक सेल ये हो गया, इसका EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, फिर ये सेल हो गया EMF कितना हो गया E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया R। इस टाइप से ये आपस में क्या हो रहे हैं, n सेल आपस में क्लोज जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं, क्लोज लूप। तो कह रहा है इन दो पॉइंटों के बीच में, मतलब बीच में क्या ले लिए, दो सेल, इन दो पॉइंटों के बीच में अगर मैं क्या करूं, इन दो पॉइंटों के बीच में मैं वोल्टेज लगाऊं, मतलब वोल्टेज पोटेंशियल लगाऊं, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, मतलब वोल्टेज लगाऊं तो उसकी रीडिंग क्या होगी। ये कह सकते हैं इन दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, या कह सकते हैं इन दो पॉइंटों के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो बड़ी प्यारी सी बात है, सुनिए इस बात को। अगर क्या है आइडेंटिकल सेल्स क्या है क्लोज लूप बना रहे हो प्रॉपर मैनर में, तो किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो आता है। क्यों? क्योंकि जब भी कोई सेल्स अगर आइडेंटिकल सेल आपस में मिलकर क्लोज लूप बनाएंगे, अगर क्लोज लूप बनाएंगे तो उनका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सब क्या होता है, सेम होता है। तो किसी भी इस टाइप का अगर कोई अरेंजमेंट हो जाए, n आइडेंटिकल सेल्स का कोई क्लोज लूप हो जाए, तो उसमें हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, और जब हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा तो किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में अगर आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो वो जीरो आएगा। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो मुझे इन दो पॉइंटों के बीच में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, जो इन दो पॉइंटों के बीच का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही तो रीडिंग होगी वोल्टेज की। ठीक है, चलिए तो होगा कितना, अगर हम करंट क्या हो रहे हैं, ये करंट फ्लो कर रहे होंगे पॉजिटिव, ये सेल क्या हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं कि डिस्चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, अपने पॉजिटिव पोल से करंट फ्लो कर रहे हैं, तो इस क्या हो रहे हैं, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग के केस में अगर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, तो E इंटू माइनस आई इंटू आर। E है कितना, E प्लस E कितना हो जाएगा 2E, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहे हैं। तो टोटल EMF तो कितना हो गया E माइनस आई इंटू आर। आर कितना होगा इसका पूरे का, R प्लस आर, सीरीज में जुड़ रहे हैं तो R प्लस आर कितना हो गया 2R। ये हो गया जी बात। तो E माइनस आई आर फॉर्मूला लग गया, और E है कितनी 2E, और R कितना है 2R। अब करंट की बात और कर लो, करंट कितनी होगी, तो इस पूरे में कितने सेल जुड़ रहे हैं, N सेल, तो टोटल EMF कितना हो जाएगा N इंटू E, ठीक, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R के N सेल सीरीज में जुड़े हुए हैं तो क्या हो जाएगा RN। तो करंट किससे आ जाएगी, अगर हम बात करें तो करंट आएगा नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। नेट EMF कौन हो गया, N इंटू E, और नेट रेजिस्टेंस क्या हो गया, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस N इंटू R। N से N कटा तो E अपॉन R हो गया। तो करंट की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, E अपॉन R। चलिए I की जगह आप क्या रख दो, E अपॉन R रख दो। तो देखिए I की जगह मैं क्या रख दूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का लगूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालेंगे तो होगा 2E माइनस I। I की जगह मैं क्या रख दूंगा, E अपॉन R, इनटू क्या है 2R।
R से R गया, ये कितना हो गया 2E, और ये भी कितना है 2E, तो 2E माइनस 2E कितना आ जाएगा 0। तो देखो आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0। अब आगे से अगर क्या है बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप करके दिखा देंगे इसको, और अगर ये कॉम्पिटिशन में आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, तो आपको इसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप ध्यान रखिए, अगर क्या है इस टाइप से n सेल आपस में एक प्रॉपर मैनर में जुड़ के क्या बना रहे हैं, क्लोज लूप बना रहे हैं, तो उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। चाहे वो डिफरेंट सेल है तब भी, प्रॉपर मैनर में हो तब भी, ना हो तब भी, सब जगह क्या होगा, क्लोज लूप में कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा तो हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम। तो इसलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, किन्हीं भी दो पॉइंटों के बीच में आप निकाल दो। क्लियर होगी बात? चलिए खैर, बस ध्यान रखें प्रॉपर मैनर का। आपको अपोजिट मैनर में सेम आएगा कि नहीं आएगा वो आप कैलकुलेट करके देखें और मुझे बताएं कमेंट्स में। अगर कोई भी सेल की पोलैरिटी अगर बदलेंगे तो क्या आंसर बदलेगा? ठीक है, चलिए एक और प्यारी सी प्रॉब्लम है, जरा समझिए क्या है ये प्रॉब्लम। देखिए ये कह रहा है इसमें हमारे पास ये एक एलिमेंट है, इसमें करंट कितनी आ रही थी, एक अमीटर है और ये क्या हो गया, एक अमीटर था और एक रेजिस्टेंस है R। इस अमीटर की रीडिंग कितनी थी 4 एम्पियर, इस मतलब इस वायर में कितनी करंट आ रही थी 4 एम्पियर, और ये रेजिस्टेंस है R। ठीक है, तो कह रहा है इस रेजिस्टेंस का इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस जो R है उसकी वैल्यू बताइए। कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, देखिए सुनिए, इसके अक्रॉस उनने वोल्टेज लगा रखा है कि इन दो पॉइंटों के बीच में क्या लग गया, एक वोल्टेज लग गई, एक वोल्टेज लग गया है, एक वोल्ट मीटर लग गया, और वोल्ट मीटर लग गया तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही 20 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या है, इस वोल्ट मीटर की रीडिंग 20 वोल्ट है, तो इसका मतलब है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है 20 वोल्ट। तो अगर मैं यहां से करंट कितनी आ रही, तो इसके अक्रॉस, ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस पता चल गया कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, और करंट कितनी आ रही है इसमें 4 एम्पियर, तो R तो बड़े आराम से निकल जाएगा। V इक्वल टू आई आर लगाइए, V इक्वल टू आई इंटू आर, तो R निकालूंगा तो V अपॉन आई, V कितना है इसके क्रॉस 20। देखिए ये इसका ही तो वोल्टेज नाप रहा है। ठीक है, तो इसके क्रॉस V कितना हो गया 20, और करंट कितनी फ्लो कर रही है इसमें 4, तो V अपॉन आई कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। तो R यहां से कितना आ गया 5 ओम। ये 5 ओम वैल्यू आ गई, मगर रियल में रेजिस्टेंस इतना होगा नहीं, रियल में रेजिस्टेंस क्या होगा, इससे थोड़ा ज्यादा होगा। क्यों? अगर मैं बात करूं एक्चुअल रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस किससे आया था, रेजिस्टेंस आ गया था V अपॉन आई से। अगर मैं एक्चुअल रेजिस्टेंस निकालूंगा तो एक्चुअल वोल्टेज अपॉन एक्चुअल करंट। अब एक्चुअल में करंट यहां पे 4 एम्पियर आएगी क्या? नहीं, कुछ ना कुछ तो करंट ऊपर को भागी जाएगी, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या होगा, आइडियल वोल्ट मीटर किसे मानते हैं, आइडियल वोल्ट मीटर उसे मानते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए इनफाइनाइट, जिसमें करंट फ्लो ना करे। मगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई भी वोल्टेज आइडियल वोल्टेज नहीं होता, कुछ ना कुछ तो उसमें करंट फ्लो करी जाएगी, क्योंकि कुछ रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं हो सकता, मतलब इन्फिनिटी टर्म्स डिफाइन ही नहीं होती। तो अगर रियल बात करें, तो रियल बात करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें करंट, नुन्नी मुन्नी करंट इसमें चली जाएगी, तो थोड़ी बहुत करंट जाएगी। तो यहां पे आई की वैल्यू थोड़ी 4 से क्या हो जाएगी कम, और जब आई की वैल्यू थोड़ी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कितना 5 से थोड़ा अधिक। तो इसमें वोल्टेज तो वही है 20, मगर जो करंट है वो 4 से, रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो करी होगी वो थोड़ी सी कम हो गई होगी 4 एम्पियर से, क्योंकि कुछ पार्ट, नुन्ना सा पार्ट कच में चला गया होगा वोल्ट मीटर में। तो यहाँ पे आई क्या हो गई होगी, 4 से थोड़ी कम हो गई होगी, और जब ये 4 से थोड़ी कम होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 5 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम से थोड़ा बड़ा होगा। और देखिए अब क्या कहा उसने कि रेजिस्टेंस और एमीटर दोनों क्या है, दोनों को अंदर ले लिया, और इन दोनों के बाहर जो पॉइंट है इन पे हमने वोल्ट मीटर लगाया। इस पॉइंट और इस पॉइंट की रीडिंग कितनी है, इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट। ये कह सकते हैं जो 20 वोल्ट वोल्टेज है वो आर का और एमीटर का दोनों का मिला के है। तो कह रहा है अब एक्चुअल रेजिस्टेंस इसका बताइए, और करंट बता रखी है, एमीटर की रीडिंग कितनी आ रही है 4 एम्पियर। तो देखिए अब एक्चुअल जो रेजिस्टेंस होगा, तो एक्चुअल में इसका जो वोल्टेज है, इसका वोल्टेज वो 20 नहीं होगा, कुछ वोल्टेज इसका भी होगा। तो जो 20 वोल्टेज है सारा का सारा रेजिस्टेंस का नहीं होगा, कुछ किसका होगा, अमीटर का भी होगा। अमीटर का रेजिस्टेंस हम क्या मानते हैं, 0 मानते हैं, मगर रियल में आइडियल अमीटर होता नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इस वोल्टेज का कुछ ना कुछ पार्ट ये भी खाएगा और कुछ ना कुछ पार्ट ये भी खाएगा, तो यहाँ वोल्टेज 20 नहीं 20 से कम होगा। तो अगर रियल में हम देखें तो वोल्टेज के क्रॉस 20 अपॉन करंट कितनी फ्लो कर रही है इस वायर में, कितनी 4 एम्पियर, तो 20 अपॉन 4, तो रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए 5। मगर रियल में अगर हम देखें तो यहाँ इसके क्रॉस वोल्टेज 20 नहीं होगा, 20 से थोड़ा कम होगा, क्योंकि कुछ पार्ट क्या होगा, एमीटर में ड्रॉप होगा, क्योंकि एमीटर आइडियल नहीं होगा, कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। तो वोल्टेज 20 से 20 से कम होगा किसके क्रॉस, आर के थ्रू,
और 20 से कम होगा तो आपके जो एक्चुअल रेजिस्टेंस है वो 5 ओम से क्या आ जाएगा, कम। उसमें क्या रहा था, 5 ओम से ज्यादा। एक और प्रॉब्लम समझिए, ये कह रहा है जैसे हमारे पास ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है और एक ये रेजिस्टेंस है, कह सकते हैं अमीटर और ये रेजिस्टेंस था और ये वोल्ट मीटर है। तो ये कह रहा है अगर मैं क्या करूं, ये पहले मेरे पास क्या था, समझिए, ये एमीटर था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक। अब मैंने अचानक से क्या कर दिया, इसमें वोल्ट मीटर जोड़ दिया। वोल्ट मीटर जोड़ दिया तो ये कह रहा है नेट रेजिस्टेंस, इस पूरी सप्लाई से जो करंट फ्लो होगी वो घटेगी या बढ़ेगी। जैसे मेरे पास एक अमीटर था, एक रेजिस्टेंस था, इसके क्रॉस मैंने क्या कर दिया, वोल्टेज जोड़ दिया। ये उल्टा कह लो कि अमीटर था, वोल्टेज था और एक अचानक से एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया पैरेलल में, किसके, वोल्ट मीटर के। तो इस सप्लाई से जो करंट फ्लो हो रही थी वो करंट बढ़ेगी क्या घटेगी, तो ये करंट बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, समझिए, जब भी किसी के पैरेलल में आपको जोड़ेंगे, अगर पैरेलल में आपने जोड़ दिया तो इसका मतलब, पैरेलल में जोड़ने का मतलब है रेजिस्टेंस घटा दिया। अगर आपको रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो सीरीज में जोड़िए और रेजिस्टेंस घटाना है तो पैरेलल में जोड़ दीजिए। तो जैसे भी कोई भी डिवाइस आप पैरेलल में जोड़ोगे तो अगर हमने इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया, जब वोल्ट मीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ दिया तो ओवरऑल इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम। और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो अब सीरीज एमीटर के साथ में जो सीरीज में, मान लीजिए ऐसे समझिए कि एमीटर का रेजिस्टेंस मान लीजिए कितना था, एमीटर के साथ में जो वोल्टेज जुड़ रहा था उसका रेजिस्टेंस कुल मिला के, पहले मान लीजिए इसका 10, इसका 10, ऐसे मान लो, इसका 10, इसका 10। जैसे ही पैरेलल में इसका जोड़ा तो पैरेलल में 10 और जोड़ दिया, तो 10 के पैरेलल में कितना हो गया, 5, और 5 और 10 अब कितना हो जाएगा, 15। अगर पहले देखूं तो 10 प्लस 10 कितना आ रहा था, 20। अब जैसे इसको पैरेलल में जोड़ा तो 10 के दो पैरेलल में जोड़ते कितना हो जाएगा, 5, और 5 और 10 किसमें सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो अगर पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा था, 20 आ रहा था, तो अब कितना आ रहा है, 15। तो जैसे हम कोई भी चीज पैरेलल में जोड़ेंगे तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को क्या कर देगी, कम कर देती है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस अगर नेट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि I इक्वल टू होती है V अपॉन R। R को घटाओगे तो I क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि वोल्टेज की सप्लाई क्या है, सप्लाई वोल्टेज क्या है, सेम है। क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हुआ यहीं पे। अब आप इसको कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी चीज है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा रिवाइज करिए, ठीक है। और कोई बात समझ में नहीं आती तो उससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हर एक चैप्टर का रिवीजन डलेगा, हर एक चैप्टर का फिर दोबारा से एक सीरीज डलेगी, दूसरी सीरीज, उसमें समझ में आ जाएंगी अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती हैं तो, ठीक है। चलिए, थैंक्स। मैं हर एक लेक्चर के लास्ट में कुछ ना कुछ कहता हूं और उसका सबका सार यही है कि आप टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। थैंक्स।